हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे सब। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के एक क्लास पेपर शुरू करवाते हैं। वो पेपर है बिजनेस लॉ। ओके, वो जो बिजनेस लॉ पेपर है उसमें क्या क्या कंटेन है, उसका जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन मार्क कौन सा चैप्टर से कितना मार्क आ रहा है, 1 मार्क कितना आ रहा है, 2 मार्क कितना आ रहा है, ये सब डिस्कशन करेंगे। क्या क्या यूनिट, क्या क्या कितना यूनिट है, ये पहले डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग पहला यूनिट शुरू करेंगे। ओके, तो देखो मेरा जो पेपर है, पेपर का नाम क्या है रे? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ। आपको अगर एक लॉ का मतलब जानना है तो मेरा एक एक्सक्लूसिव लॉ के ऊपर एक 1 आवर का क्लास है, वो आप लोग देख सकते हो। तो लॉ के बारे में पूरा एकदम आपका डाटा क्लियर हो जाएगा, मतलब क्या लॉ का मीनिंग क्या है, ये सब क्लियर हो जाएगा। जो पूरा बिजनेस लॉ है वो 4 यूनिट में डिवाइड हुआ है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट ने यहाँ से कितना मार्क आएगा? 20 मार्क्स। तो मार्क कितना आएगा वो छोड़ दो, पहले हम लोग क्या क्या कंटेंट है वो डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमारा क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। क्लियर? मैं जो लिख रहा हूं आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में हमारा क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। क्लियर? नेक्स्ट वन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। क्लियर? नेक्स्ट यूनिट 3 में हमारा है पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। नेक्स्ट इज योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है। क्लियर? तो आपको ये 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 4 यूनिट है। पहला यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेक्स्ट यूनिट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेक्स्ट वन इज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेक्स्ट वन इज योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देखो आप एक एक कहाँ देखोगे, कोई लिखता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोई लिखता है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932, कोई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखता है। ये सही नहीं है। आप जो भी एक्ट देखना है वो जो हमारा एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है उधर जाओ, उधर जाके बाद डायरेक्टली उस एक्ट को सर्च करो, वहाँ जो भी नाम होगा वही नाम को ही हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्ट है उसका स्पेसिफिक ईयर एंड नेम हमको प्रॉपर लिखना पड़ना। जैसा एक सेक्शन 1 होता है सबका, सेक्शन 1 में क्या क्या लिखता है, ए एक्ट का नेम क्या है, वो कब से एप्लीकेबल होना शुरू किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो सेक्शन 1 में जो चीज़ लिख रहा है उसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट में 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्लियर? समझ में आ रहा है? और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे कल या परसों मुझे एक बच्चे कॉल किया कि सर मैं तो फाउंडेशन सीए में ये सब पढ़ रहा हूँ, वो भी मुझे पढ़ना ज़रूरी है क्या? मतलब ये जो बाकी थोड़ा अच्छे से देख लो, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका थोड़ा सा पार्ट ही सीएमए फाउंडेशन में है
और जो बाकी है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हो गया प्रिंसिपल एंड एजेंट, नेक्स्ट हो गया हमारा बेलमेंट एंड प्लेट्स, ये सब चीज़ ना आपका सीएमए फाउंडेशन में नहीं है, आपको ये एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें भी वैसा चीज़ है जैसे राइट्स ऑफ राइट टू लीन, ये सब वगैरह भी सीएमए फाउंडेशन में नहीं है, नॉर्मल सा चीज़, थोड़ा थोड़ा चीज़ सीएमए फाउंडेशन में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा नहीं है सीएमए फाउंडेशन में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा सा है। डिसॉल्व एंड एमलगेमेशन रिलेटेड टू लॉ क्या किधर मिलेगा, इधर मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में के थोड़ा थोड़ा है, तो आप सीएमए फाउंडेशन पढ़ रहे हो मतलब नहीं है, थोड़ा सा जो जो चीज़ एक्स्ट्रा है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, दिस पेपर इज ऑल्सो फॉर कंपल्सरी। क्लियर, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। क्लियर, फटाफट इसको फर्स्ट पहला पेज में आपका ये चैप्टर का कौन सा चैप्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट। कंटेंट रहना चाहिए, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितना मार्क का सब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो पहले फटाफट इसको नोट आउट करवाओ, फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके, तो चलो अभी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, कैसा कहाँ से कितना मार्क का क्वेश्चन आता है। ओके, पहले हमारा 1 मार्क ईच इंटू 6 कितना मार्क आ रहा है, 6 मार्क आ रहा है। नेक्स्ट वन अगेन 1 मार्क्स इंटू 6 मार्क्स। ये जो 1 मार्क आएगा ये डेज फिलअप आएगा, ये जो आएगा 1 वर्ड आंसर, एक डेफिनेशन होगा उसको आप 1 वर्ड में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 2 मार्क्स इंटू 8 इक्वल्स टू 16 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज योर 3 मार्क्स इंटू 8 equals to 24 marks. Next one is your 7 marks into 7 mark into 4 questions equals to 28 marks. तो टोटल कितना हो गया देखो, 6 + 6 ये हो गया 12, 12 + 28 ये हो गया 40, 40 प्लस ये 40, 80 मार्क टोटल हो गया। क्लियर, ये जो 80 मार्क है आपका कितना हो गया, ये हो गया सेमेस्टर एग्जाम। नेक्स्ट इंटरनल 20 मार्क्स, टोटल आपका कितना हो जाएगा 100 मार्क। क्लियर, समझ में आ रहा है? जो टोटल पेपर होगा आपका सेमेस्टर में 80 मार्क आपको लिखना पड़ेगा, जिसका पैटर्न यही है, और ये जो 20 मार्क है ये आपका इंटरनल एग्जाम होगा, टोटल एक पेपर का 100 मार्क रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें से आपको वही 6 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मतलब आपको ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। 6 क्वेश्चन है, पूरा 6 का 6 अटेंड करना पड़ेगा, इधर भी पूरा 6 लिखना पड़ेगा, इधर 8 में से 10 क्वेश्चन आएगा, ये हो गया क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन, 6 से पूरा 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 6 आएगा, पूरा 6 लिखना पड़ेगा, इधर 10 क्वेश्चन आएगा, आपको 8 लिखना पड़ेगा। तो आपके पास 2 चॉइस है, आप जो भी लिख सकते हो। यहाँ भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 8 लिखना पड़ेगा, 2 चॉइस है। इधर जो 4 मार्क का क्वेश्चन, सॉरी 7 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें से 8 क्वेश्चन आएगा, आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारे चॉइस है, जैसे 8 आएगा 4 नहीं लिखना पड़ेगा, एक नंबर पे 2 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन से आपको 1 लिखना पड़ेगा। थोड़ा अच्छे से सुनो, यहाँ डायरेक्ट 8 आएगा, आपको 4 लिखना वैसे नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये 2 से आपको 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2 क्वेश्चन होगा 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2 क्वेश्चन 1 लिखो, फिर 2 क्वेश्चन 1 लिखो, मतलब 8 क्वेश्चन आ गया, आपको 4 लिखना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? दिस इज योर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर क्लासेस। ये सब चीज़ आपके नोटबुक में रहना चाहिए। पहला पेज में कंटेंट, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, फिर पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर, फिर से वो बता देता हूँ। डेज फिलअप 6 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क इज हैविंग 6 मार्क्स। 1 वर्ड आंसर आएगा, एक सेंटेंस होगा, 1 वर्ड में आपको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, 6 आएगा, 6 मार्क्स आएगा। 2 मार्क्स इंटू 8 10 क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स इंटू 8 24 मार्क का 10 क्वेश्चन आएगा, आपको 8 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन 7 मार्क्स ईच हैविंग 4
टोटल कितना आएगा 8, मतलब 8 आएगा, आपको 4 लिखना पड़ेगा, 28 मार्क टोटल हो गया 80 मार्क। फिर 20 मार्क का क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। टोटल लॉ का पेपर का कितना मार्क है, 100 मार्क का पेपर है। क्लियर, फटाफट नोट आउट करवाओ। चलो तो हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, विच इज योर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट? यूनिट नंबर 1 विच इज योर इंडियन इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके, जो इंडियन कंट्रैक्ट 1872 है उसमें आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका सेक्शन 1 पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग देखते हैं क्या है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। आपको यहाँ 3 चीज देखने को मिल रहा है। क्या क्या 3 चीजें? फर्स्ट वन इज योर इंडियन, सेकेंड वन इज योर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज योर एक्ट, फोर्थ वन इज योर 1872। क्लियर, समझ में आ रहा है? हियर इंडियन सिंपली मीन्स दैट इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पहले जब लॉ आया था तभी ये जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं था। जब सेक्शन 370 जम्मू एंड कश्मीर से चला गया, थोड़ा अच्छे से सुनो, जब इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया तभी वो जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं था। पर जब भी मेरा सेक्शन 370 मतलब निकल गया, कहाँ से, इंडिया से, जम्मू एंड कश्मीर से सेक्शन 370 चला गया, तब से इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ओवर इंडिया। इंडियन का मतलब पता चल गया, मतलब व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट इन दिस लाइन। ये लाइन पे इंडियन का वर्ड इंपॉर्टेंस क्यों है? क्लियर। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, 2 मिनट में हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एक्ट। एक्ट के बारे में मैं 1 आवर का क्लास जैसे मैंने बताया था वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना क्लास। एक्ट मतलब एक लॉ होता है। लॉ इज ऑफ 6 टाइप्स। एनी एक्ट, एनी रूल्स, एनी ऑर्डिनेंस, एनी बाय लॉ, एनी अथॉरिटी, ये सब चीज सबको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे। मतलब जो भी एक्ट है उसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, लॉ बोलना पड़ेगा। ये एक्ट का मतलब एकदम सही है, ये एक लॉ है। 1872 मतलब ये 1872 में पार्लियामेंट इन द सेंस लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट सर का साइन हुआ था। दिस ईयर इज मेंशन इन विच इंडियन प्रेसिडेंट इज साइंड ऑन दिस एक्ट। इंडियन प्रेसिडेंट उस टाइम जो भी होंगे वो जो भी साइन किए होंगे 1872 में साइन किए होंगे। इसीलिए आप लोग जो भी एक्ट का नेम पढ़ोगे उसका वर्ड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इंडियन मतलब एप्लीकेबल टू होल इंडिया। नेक्स्ट वन इज 1872 मतलब 1872 में प्रेसिडेंट सर का साइन हुआ था ये लॉ। नेक्स्ट वन एक्ट मतलब एक्ट इज एन लॉ। हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। उससे 1 मिनट पहले हम इसको पॉज मारते हैं। अभी क्या पहले पढ़ते हैं, सेक्शन 1 पढ़ते हैं। सेक्शन 1 में क्या क्या चीज लिखा है इसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। सेक्शन 1 में 2 चीज हमेशा आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। जो भी एक्ट पढ़ लो आप लोग, जो भी एनी एक्ट, जो भी एक्ट पढ़ो, आपको 2 चीज वहां मिलेगा। फर्स्ट इज योर उसका प्रॉपर नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट वन इज योर फ्रॉम डेट विच इट एप्लीकेबल्स, कब से ये एप्लीकेबल हुआ, शुरू हुआ। ये दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 बोल रहा है दिस एक्ट is known as Indian Contract Act 1872। ये एक्ट का मतलब क्या है रे, पूरा एक्ट का मतलब है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस किस को अप्लाई है, पॉइंट नंबर 2। Nowadays it is
applicable to whole of India, but previously it is not applicable. Previously it is not applicable to जम्मू एंड कश्मीर. ओके, फटाफट मेरे साथ ही लिखते चलो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3. इट स्टार्ट्स, इट कमेंसमेंट्स फ्रॉम, मतलब ये एप्लीकेबल, और इट अप्लाइज फ्रॉम 1 सितंबर 1872. ये कब से स्टार्ट हुआ अप्लाई होना? 1 सितंबर 1872. इसके ब्रैकेट में एक चीज लिखो, अप्लाई टू. ये सिंपल सा मीनिंग बोल रहा है कि ये जो मेरा एक्ट है वो किसको अप्लाइड, मतलब कब से शुरू हुआ? 1 सितंबर 1872 से अप्लाई होना शुरू हुआ. बट हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ से कब तक शुरू हुआ? 9 अगस्त 2019. सिंपल सा मीनिंग, पहले जब मेरा 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था तभी जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं था. जब से जम्मू एंड कश्मीर से सेक्शन 370 एबोलिस्ट हो गया, इन द सेंस 9 अगस्त 2019 से मेरा जो एबोलिश हो गया, क्या एबोलिश हो गया? हमारा J&K का जो 370 सेक्शन था, आपको तो पक्का सुने होंगे, मोदी जी का बहुत बड़ा सक्सेस यही था. जब ये निकल गया तब से जम्मू एंड कश्मीर को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइड होना शुरू हो गया. क्लियर? फटाफट नोट करवाओ. Okay, point number 4. This act is having 11 chapters, 11 chapters and 266 sections. Okay, क्या बोल रहा है ये मेरा जो एक्ट है, पूरा एक्ट में 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर एंड 266 सेक्शन. क्लियर? फटाफट नोट करवाओ इतना. क्लियर? नेक्स्ट, मेरा जो टोटल 266 सेक्शन था, देखो कितना सेक्शन था? 266 सेक्शंस एंड 11 चैप्टर्स. ये जो टोटल 266 सेक्शन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था. क्या क्या वो 4 पार्ट है? पहले देखो, 1 से 75 जनरल प्रिंसिपल्स. फटाफट लिखो, 1 से 75 जनरल प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन 76 से 238 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल. मतलब ये सिंपल सा चीज बोल रहा है, अभी मैं बता देता हूँ फिर हम लिखते हैं. पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसमें मेरा 4 चीज़ कवर हुआ था. फर्स्ट वन जनरल प्रिंसिपल हुआ था, मतलब जो भी जनरल प्रिंसिपल लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल होता है. 76 से 238 मेरा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स. हम जो आजकल सेल्स ऑफ गुड एक्ट एक अलग लॉ पढ़ रहे हैं वो 1930 में आया. 1872 से 1930 तक इसमें ही मर्ज हुआ था, मतलब 4 लॉ मिलके एक लॉ था. अभी वो क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन हो गया. क्लियर? पहला हो गया 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन इज योर 76 to
238 वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स। नेक्स्ट वन इज योर, सॉरी 76 टू 238 नहीं है, 123 है। नेक्स्ट वन इज योर 124 टू 238, ये क्या था? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोल रहा हूं, 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल, 76 to 123 नॉट 238, 123 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स। नेक्स्ट वन इज योर 124 टू 238, वो क्या था रे? हमारा कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट वन इज योर 239 टू लास्ट तक 266 लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन था उसमें वो 4 हिस्सों में तोड़ा गया था। फर्स्ट वन इज योर 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स, 76 to 123 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल, 124 to 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लाइक बेलमेंट प्लेट्स, प्रिंसिपल एजेंट, ये सब किधर आएगा? इंडेमनिटी गारंटी, ये सब इधर आएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट वन इज जो 239 टू 266 लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रिलेटेड जो भी लॉ था क्या था? अभी देखो 1 to 75 ये मेरा आज भी सही सलामत है किधर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 124 से 238 ये भी मेरे पास सही सलामत है, ये कहीं नहीं गया। ये जो मेरा था 76 से 123 ये क्या हो गया? एबोलिश हो गया। 239 से लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप ये भी क्या हो गया? एबोलिश हो गया। ये 2 लॉ के बदले मेरे पास एक न्यू लॉ आ गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स के लिए मेरा क्या आया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर 239 ये जो मेरा लॉ रिलेटेड था इसके लिए क्या आया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फटाफट ये चीज नोट आउट करवाओ। क्या बोल रहा हूं समझ में आया ना? ये चीज मेरा जो 266 सेक्शन था वो 266 सेक्शन 4 हिस्सों में तोड़ा गया था। 1 to 75 is your general principle, 76 to 123 is your contract related to sales, 124 to 238 special contract, 239 to 236 law related to partnership। इसका मतलब जो मेरा टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में 266 सेक्शन था, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पहले फर्स्ट वन इज योर 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स, 76 to 123 वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेल्स, 124 to 238 ये हो गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट प्लेट्स हो गया, जैसे प्रिंसिपल एजेंट हो गया, इंडेमनिटी गारंटी हो गया, ये सब इधर आएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। 239 to 266 लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप। तो हमारा ये जो 76 to 123 ये हट गया, वहां से यहाँ से हट गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तुम बोलोगे सर क्यों हट गया? इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ था उसका डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन यहाँ कुछ अलग बोल रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ अलग बोल रहा है, तभी भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कुछ बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ बोल रहा है। किसका डेफिनेशन? गुड्स का डेफिनेशन। ओके क्लियर? इसीलिए मेरा दोनों के बीच थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब गुड्स ये बोल रहा है कुछ, ये बोल रहा है कुछ, इसीलिए उसको अलग करना पड़ा। जैसे टू लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप, वो भी पार्टनर्स रिलेटेड टू माइनर, ये भी एक चीज आएगा, ये भी पंगा खड़े करेगा इधर, इसीलिए इसको भी पार्टनरशिप एक्ट भी एकदम लॉ से रिलेट करवा दिया, अलग करवा दिया। ये जो सेक्शन था, ये जो सेक्शन था, ये दोनों निकाल के क्या हो गया? पार्टनरशिप एक्ट बन गया। क्लियर? फटाफट नोट करवाओ ये 4 चीज। ओके तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। ये मेरा क्या था? सेक्शन 1। देखो सेक्शन 1 में सब कुछ नहीं लिखा होता है। सेक्शन 1 में 2 चीज लिखा होता है। कब एप्लीकेबल शुरू हुआ? 1 सितंबर 1872 से शुरू हुआ। एक्ट का नाम क्या था? इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। ये 2 चीज लिखा था। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन टू योर नॉलेज। क्लियर?
अभी हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो देखो अभी हमको थोड़ा सा क्या क्या पता चल गया उसको पहले देखते हैं। हमको क्या क्या पता चल गया। फर्स्ट वन इज योर इंडियन के बारे में पता चल गया, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। एक्ट मतलब इट इज एन लॉ। 1872 इधर क्यों लिखा है, क्योंकि 1872 इज योर एप्लीकेबल ईयर, यहां से एप्लीकेबल हुआ, शुरू हुआ था और साइन हुआ था। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन H में मेंशन है। फिर से बता रहा हूं, ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1870 सेक्शन 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, एनफोर्समेंट एप्लीकेबल टू होल ओवर इंडिया। सेक्शन 2 हमेशा सब एक्ट का डेफिनेशन बताता है। जो भी दुनिया में आप भर एक्ट पढ़ो, दुनिया तो नहीं इंडिया में जो भी एक्ट पढ़ो, पहला पॉइंट आपको मिलेगा किसको अप्लाई होता है, सेकेंड पॉइंट आपको बोलेगा कि ये कहाँ से अप्लाई हुआ, 1870 कब से शुरू हुआ, किसको अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 2 जो भी मिलेगा, सेक्शन 2 में आपको ओनली चीज मिलेगा डेफिनेशंस। वो डेफिनेशन में मेरा सेक्शन 2H में बोला कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये सिंपल सा चीज बोल रहा है, एन एग्रीमेंट enforceable by law। सिंपल सा चीज क्या बोल रहा है, जब भी कोई एग्रीमेंट, थोड़ा अच्छे से देखो, जब भी कोई एग्रीमेंट मेरा लॉ के हिसाब से एनफोर्सेबल होगा, इसका सिंपल सा मीनिंग लॉ जिसको अप्रूवल करेगा, जो भी एग्रीमेंट को लॉ अप्रूव कर रहा है वही एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तुम बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब लॉ के हिसाब से अप्रूव होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का सिंपल का मतलब, एग्रीमेंट का डेफिनेशन किधर मेंशन है रे, सेक्शन 2E में मेंशन है। क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, every promise and set of promise forming consideration for each other, every promise and set of promise forming consideration for each other is an agreement। ये बोल रहा है कोई भी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स सिंगल प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यहां भी आपको 3 वर्ड देखने को मिला, वन इज प्रॉमिस, second one is set of promise, third is most important point is consideration। ये सिंपल सा मीनिंग बोल रहा है कि भाई कोई भी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। तो कोई भी प्रॉमिस जब एग्रीमेंट और कंसिडरेशन के साथ जुड़ता आएगा वही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। क्लियर। अभी थोड़ा सा पहले मैं चलता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में वो क्या बोला रे, सिंपल सा चीज बताया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इंडियन का मतलब पढ़ चुके हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पढ़ रहे हैं अभी, एक्ट का मतलब पढ़ चुके हैं। 1872 में दी एनफोर्समेंट ईयर, जब प्रेसिडेंट सर का साइन हुआ था। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में क्या बोला, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज दैट एवरी एग्रीमेंट और एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बोल रहा है, जो भी एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से अप्रूव हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्रीमेंट का मतलब क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो हम अभी 2 वर्ड फिर से पढ़ना पड़ेगा, वन इज योर कंसिडरेशन, सेकेंड वन इज योर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। पहले मैं कंसिडरेशन बताता हूं, सेक्शन 2D में वो डिफाइन है। मैं कंसिडरेशन का पूरा मीनिंग अभी कुछ नहीं लिखता हूं, एक वर्ड में बस लिखता हूं, समथिंग इन रिटर्न। उसका 2D में यही डेफिनेशन नहीं लिखा है,
मैं कंसिडरेशन का सिंपल सा मीनिंग बोल रहा हूं, नहीं तो 2D वाला छोड़ दो। कंसिडरेशन का मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर मैं तुझे कुछ दे रहा हूं तो तुझे भी मुझे कुछ देना चाहिए, नहीं दूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब नॉर्मल चीज देखो, प्रॉमिस इज एन सिंपल थिंग विच इज कंसिस्ट ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैं पूरा ऑफर का सेक्शन बताऊंगा, एक्सेप्टेंस का सेक्शन बताऊंगा, समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन का सेक्शन बताऊंगा, पूरा हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं अभी थोड़ा सिंपल सा चीज में बोल रहा हूं आप लोग को। सिंपल सा मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। 2E में बोल रहा है एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस मतलब ये सिंपल सा चीज बोल रहा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सोचो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त को मोबाइल बेच दिया और सोचा मोबाइल बेचने के लिए, तो मैं बोला भाई अभी बिग बिलियन डे का ऑफर चल रहा है, मैं तुझे मेरा मोबाइल दे देता हूं, तू मुझे 5,000 रुपीज दे। सिंपल, दिस इज एन ऑफर। व्हेन वन पर्सन वांट्स टू डू समथिंग टू योर फ्रेंड्स, और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड्स को कुछ पूछ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफर। सिंपल सा मीनिंग। मैंने उसको पूछा कि बिग बिलियन डे आ रहा है, मैं एक नया मोबाइल लूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज माई फोन, तो मैंने उसको ऑफर दिया। अगर वो ऑफर एक्सेप्टेंस कर लिया तो ये हो गया मेरा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज योर प्रॉमिस। फिर कंसिडरेशन फिक्स होगा। कंसिडरेशन वो बोला कितने में देगा रे, मैं बोला भाई तू तो मेरा भाई है, मार्केट वैल्यू 10,000 है, तो एक काम कर 5,000 पे ले ले। तो वो जो 5,000 इज योर कंसिडरेशन। मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी इज माई कंसिडरेशन। उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है मोबाइल, तो मोबाइल हिज कंसिडरेशन। मोबाइल उसको मिलेगा, उसका कंसिडरेशन मोबाइल है। मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मेरा कंसिडरेशन पैसा है। क्लियर? तो पहले क्या हो गया, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं। अभी देखो क्या था, पहले क्या हुआ रे, ऑफर, इधर थोड़ा देखो, इधर देखो, फर्स्ट वन इज योर ऑफर प्लस acceptance, it becomes promise। प्रॉमिस के साथ जब भी मुझे क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जब भी कंसिडरेशन मिलेगा तभी वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जॉब लॉ के हिसाब से एनफोर्सेबल होगा। व्हेन एनफोर्सेबल इन लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई हमको ये सिंपल सा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑफर पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस पढ़ना पड़ेगा, प्रॉमिस पढ़ना पड़ेगा, कंसिडरेशन पढ़ना पड़ेगा, एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ पढ़ना पड़ेगा। जब मैं ये सब चीज पढ़ पाऊंगा तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डाउट पूरा क्लियर होगा। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले मुझे ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट कहां से आएगा, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल से आएगा। एग्रीमेंट कहां से आएगा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से आएगा। प्रॉमिस कहां से आएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में आएगा। तो मुझे पहले ऑफर क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रॉमिस को पता होना चाहिए, फिर कंसिडरेशन पता होना चाहिए, फिर एग्रीमेंट पता होना चाहिए, फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ पता होना चाहिए, फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा। तो सिंपल सा मीनिंग, मुझे ये सब चीज पढ़ने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स पूरा हम लोग सेक्शन वाइज, मैंने अभी 2 सेक्शन बता दिया था। वन इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। एज पर सेक्शन हूं, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये मैंने 2 सेक्शन ही आपको आज बताया, ये पूरा एकदम क्लियर करके आप लोग आओ। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा जो हमारा पार्ट है, जैसे एक एक चैप्टर हम लोग शुरू करते चलेंगे। ओके, आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।